स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। 27 जुलाई 2020 ये तारीख हमेशा याद रखिएगा। ये एक ऐतिहासिक तारीख है। हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। रफाल आ रहा है। रफाल फ्रांस से चल चुका है और बस थोड़ी देर पहले भारत के लिए निकले 5 रफाल यूएई के अल-दफरा एयरबेस पर सुरक्षित उतरे हैं। अभी रास्ते में हैं। भारत के अंबाला एयरबेस पर जल्द आएंगे, ये बात सब जानते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि रफाल से पहले ऐसा ही हाईटेक फाइटर प्लेन भारत में आज से 18 साल पहले आया था। सोचिए, 18 साल से हिंदुस्तान की एयरफोर्स को मॉडर्न फाइटर जेट नहीं मिला। साल 2002 में सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट भारत ने लिया था। अगर नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों के हमले की चिंता करते तो इस बार भी रफाल रुक जाता और वही होता जो 18 साल से होता आया है। सियासत में टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है। सोचिए, रफाल जब भारत के लिए निकला तो चुनाव के वक्त रफाल रफाल चिल्लाने वाले राहुल गांधी चीन चीन चिल्लाने लगे। राफेल के आने की हेडलाइन और राहुल गांधी की टाइमलाइन मिलाते हैं। राफेल जब फ्रांस से टेक ऑफ हो रहा था उस वक्त राहुल गांधी अपने रिलॉन्च प्रोजेक्ट का पार्ट 4 लॉन्च कर रहे थे। राहुल गांधी को याद ही होगा राफेल को रोकने के लिए उन्होंने कितनी डायलॉग बाजी की थी। राफेल की फाइल किसी भी तरफ फंस जाए इसलिए मोदी के बारे में राहुल ने क्या क्या अनाप शनाप नहीं कहा। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी पे, राफेल मामले पे डिबेट करा दो, मैं बता भाग जाएगा। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किए थे। राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। राफेल का भारत आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रमाण है और राहुल गांधी की सियासी सूझबूझ सोच पर सवालिया निशान है। राफेल फ्रांस से उड़ चुका है। 29 जुलाई को राफेल अंबाला पहुंच जाएगा। 2019 में राफेल चिल्लाने वाले राहुल गांधी ने इस पर एक शब्द नहीं कहा, मगर चीन जहां से जा चुका है वहां की एक पुरानी सैटेलाइट इमेज निकालकर राहुल ने नई हेडलाइन के साथ चिपकाई और डायलॉग ऐसे मारे जैसे कि सबसे बड़े देशभक्त वही है। The people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as Indian territory is concerned. सवाल सियासी नफा नुकसान का है ही नहीं, सवाल देश के फायदे और नुकसान का है, जिसकी चिंता न राहुल में दिखती है न उनकी पार्टी में। राहुल की तरह कांग्रेस भी प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने के लिए जानबूझकर ऐसी तस्वीरें निकाल रही है, काट छांट कर फोटोशॉप का सहारा ले रही है। पुरानी तस्वीरों को नए तरीके से हेडलाइन के साथ पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पुरानी शूटिंग से काट छांट करके अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म का नया एपिसोड बनाया है। 79 सेकंड के वीडियो में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर इशारा करके साफ साफ कहते हैं कि चीनी घुसपैठ पर उन्होंने देश से झूठ बोला है और राहुल की प्रायोरिटी देश को सच बताना है। It is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes frankly my blood boil. How can some other nation just come into our territory? अब राहुल कितना सच बताते हैं और सच में झूठ की कितनी छौंक लगाते हैं, इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। खुद कांग्रेस के वीडियो से ही राहुल का सच और झूठ क्लियर हो जाता है। राहुल के नैरेटिव को साबित करने के लिए कांग्रेस यही सैटेलाइट इमेज दिखा रही है। मैक्सर लैब के इस सैटेलाइट इमेज से ही मोदी के खिलाफ कांग्रेस का प्रोपेगेंडा वीडियो शुरू होता है। इस सैटेलाइट इमेज के बारे में 4 बातें आपको जान लेनी चाहिए। नंबर 1, मैक्सर लैब की ये सैटेलाइट इमेज गलवान वैली की है। नंबर 2, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास वाई जंक्शन की तस्वीर है। नंबर 3, 15 जून को इसी जगह पर भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी। नंबर 4, मैक्सर लैब की ये सैटेलाइट इमेज 20 जून की है।
लद्दाख के हालात हर रोज बदल रहे हैं। भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करने वाले सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 चाइनीज आर्मी से क्लियर हो चुका है। जिनपिंग की फौज बैक गियर में यहां से 1.5 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। चाइनीज आर्मी इस पोजीशन पर भारतीय सेना से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन राहुल गांधी पुरानी तस्वीर ही घुमा रहे हैं। पैंगोंग त्सो लेक के बारे में भी सेना कह रही है कि वहां से चाइनीज आर्मी का वापस जाना अभी बाकी है। नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी की बातों को अगर राहुल ध्यान से सुनते तो ऐसा नहीं कहते। वायनाड के सांसद सेना के रिटायर अधिकारियों से बात करने का दावा करते हैं, लेकिन लद्दाख के ग्राउंड जीरो पर तैनात सेना के मौजूदा अधिकारियों की बातें नहीं सुनते। राहुल गांधी सेना की 14वीं कोर के कमांडर पर यकीन नहीं करते। राहुल गांधी नॉर्दर्न कमांड के जीओसी पर यकीन नहीं करते। राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर यकीन नहीं करते। राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर यकीन नहीं करते और राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर भी यकीन नहीं करते। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर राहुल गांधी को यकीन नहीं है। भारतीय सेना पर भी राहुल भरोसा नहीं करते। फिर भी वो उम्मीद करते हैं कि जनता उनकी बातों पर यकीन कर ले। राहुल ट्रूथ विथ राहुल गांधी नाम से नया हैशटैग चला रहे हैं। राहुल का ये कैसा सच है जो सिर्फ उनको पता है, या फिर उनकी हां में हां मिलाने वाले कांग्रेसी नेताओं को? प्रधानमंत्री पर सियासी हमला करने का राहुल गांधी को अधिकार है। इसमें वो नई जानकारी डालें, नया वीडियो लगाएं, ग्राउंड की रियल पोजीशन पर बात करें, तभी जनता का उन पर भरोसा बढ़ेगा। अभी तो राहुल वही वीडियो काट काट कर दिखा रहे हैं जिसे उन्होंने 19 दिन पहले शूट कराया था। हिंदुस्तान राफेल को आता हुआ देख रहा है। राहुल अभी भी लद्दाख से जाते हुए चीन का डर फैला रहे हैं। हिंदुस्तान अपनी नई शक्ति को सलाम कर रहा है। राहुल गांधी गलवान के बलवानों का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल दोबारा कैमरा नहीं लगा सकते, दोबारा वीडियो नहीं बना सकते। राहुल भूल सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। राहुल गोल नहीं कर पाते तो गोल पोस्ट बदल देते हैं और शिकायत भी करते हैं कि उनकी बातों को सरकार सीरियसली नहीं लेती। बहरहाल आज राहुल गांधी दिन भर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे और प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहे। देश की सरहद को सबसे ज्यादा खतरा चीन से है और देश के अंदर लाखों लोगों को सबसे ज्यादा डर चीनी वायरस से है। मोदी ने आज सीधी बात की, कोरोना वायरस का कोई इलाज अभी नहीं है, वैक्सीन आने में भी टाइम लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने देश के मेडिकल सिस्टम को मॉडर्न बनाने का फैसला किया है और आज 3 हाईटेक लैब्स खोल दी गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही आपको जरूर सुननी चाहिए। नमस्कार। प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल उठाने वालों को डायरेक्ट और करेक्ट जवाब मिल गया। बहुत से लोग कोरोना के 14 लाख मरीजों के आंकड़े दिखा रहे हैं। इसे देखकर डर लगता है, लगना भी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में 10 लाख कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं, लाखों लोगों की जान बच गई। कोरोना पर आज के हालात क्या हैं, इसकी ताजा रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री से सुनिए। साथियों, देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहां रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। आज भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब 10 लाख पहुंचने वाली है। कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसके इलाज की कोई दवा नहीं है, ये राहुल गांधी भी जानते हैं, प्रियंका गांधी को भी पता है और ये बात ओवैसी को भी मालूम है। लेकिन पिछले 3 महीने से नरेंद्र मोदी जब जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे और मोदी के विरोधी दुश्मनी निभा रहे थे, राहुल, प्रियंका, कांग्रेस, ओवैसी, इन सब की टाइमलाइन देख लीजिए, सब में मोदी पर हमला ही मिलेगा। आप इस पॉलिटिकल घमासान में मत फंसिए। हर नेता का अपना एक एजेंडा है। उनकी टाइमलाइन की जगह नरेंद्र मोदी से एक हेडलाइन सुन लीजिए। आइसोलेशन सेंटर हो,
कोविड स्पेशल हॉस्पिटल हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से जुड़ा नेटवर्क हो, भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। आज भारत में 11,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज हैं, 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं। साथियों, जनवरी में हमारे पास कोरोना के टेस्ट के लिए जहां मात्र एक सेंटर था, आज करीब 1300 लैब्स पूरे देश में काम कर रही है। आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये प्रधानमंत्री के कोरोना कंट्रोल रूम की तस्वीर है। स्क्रीन पर देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ के अलावा 2 ऐसे मुख्यमंत्री भी दिखाई देंगे जो मोदी के विरोधी कैंप के हैं। पॉलिटिकल बयानबाजी में उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी की पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन जब टेस्ट सेंटर खोलने की बात आई तो मोदी ने नोएडा को भी टेस्ट सेंटर दिया, मुंबई में भी नया टेस्ट सेंटर खोला और कोलकाता में भी लैब का उद्घाटन किया। आज योगी ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा ही, उद्धव ठाकरे ने भी थैंक यू कहा और दीदी को भी प्रधानमंत्री का यह फैसला पसंद आया। मोदी ने तैयारी ऐसी बनाई है कि भारत कोरोना वायरस से तो लड़ेगा ही, आने वाले वक्त में अगर कोई और महामारी फैली तो टेस्ट सेंटर की कमी नहीं होगी। यही फर्क है मोदी में और अन्य नेताओं में। मोदी कड़ा फैसला लेते हैं, मोदी बड़ा फैसला लेते हैं। बाकी नेता हेडलाइन बनाने के चक्कर में रहते हैं और मोदी में कमी कहां है, इसी को ढूंढने में दिन और रात लगे रहते हैं। 2020 में किसी ने नहीं सोचा था एक वायरस आएगा, भारत पीपीई किट बनाएगा, लेकिन 125 दिन में भारत ने अकेले दम पर कितनी लंबी यात्रा पूरी की, इसे 30 सेकंड में समझ लीजिए। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है और वो संकल्प है एक एक भारतीय को बचाना है। इस संकल्प ने भारत को हैरतअंगेज परिणाम दिए हैं। विशेषकर पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। एक समय था जब भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। टेस्टिंग सेंटर तैयार है, पीपीई किट बन रहे हैं, मास्क बट रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधी बात की है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक वायरस से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मोदी ने वही मंत्र दिया है जो पहले दिन से दे रहे हैं। गौर से सुन लीजिए, जान बचाने के वही 3 उपाय हैं जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं। साथियों, हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है।
मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पॉलिटिक्स क्या क्या दिखाती है, इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। आज प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे को भी बुलाया था। टेस्टिंग की हाईटेक फैसिलिटी महाराष्ट्र में भी शुरू हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी के विरोधी राम मंदिर के मुद्दे पर जबरदस्त सियासत करने में बिजी हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, वहां पर भूमि पूजन में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम कंफर्म्ड है। पूरे देश में शांति है, अयोध्या में दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कोई सोच सकता था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और ओवैसी की पार्टी राम मंदिर पर एक ही बात करेंगे? आज ये भी देखने को मिल गया। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले दो पार्टियों के सुर बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने एक नया एंगल दिया तो असदुद्दीन ओवैसी के औरंगाबाद वाले सांसद इम्तियाज जलील 2 कदम और आगे निकल गए। पहले उद्धव ठाकरे को सुन लीजिए। राम मंदिर एक अहम मुद्दा है। इसके लिए किए गए संघर्ष की एक पृष्ठभूमि है। राम मंदिर की जगह बाबर ने आक्रमण करके मस्जिद बनाई थी, उस जगह फिर हमारा मंदिर बन रहा है। केवल हिंदुस्तान के हिंदू नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए ये खुशी का मौका है। आज हमारे यहाँ कोरोना संकट की वजह से मंदिरों में आने जाने पर पाबंदी है। मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन लाखों राम भक्त जो इस मौके पर वहां जाना चाहते हैं, उनका आप क्या करोगे? उन्हें रोकोगे या आने दोगे? जाने अनजाने में उनसे कोरोना का प्रसार होने दोगे क्या? यह आनंद का पल है। कई लोगों को वहां जाने की इच्छा होगी, अन्यथा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन कर सकते हैं, ई भूमि पूजन कर सकते हैं। महाराष्ट्र से पहले खबर आई कि उद्धव ठाकरे अयोध्या जाएंगे, भूमि पूजन में शामिल होंगे। अब खबर है कि उनको अब तक बुलाया ही नहीं गया। उद्धव मुंबई में रहेंगे और अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ही भूमि पूजन करेंगे। लगता है यही बात शिवसेना को पसंद नहीं आई। जो उद्धव ने मराठी में कहा, ओवैसी के सांसद वही हिंदी में कह रहे हैं। आप अयोध्या अपनी मंदिर जाए तो वो जायज है। हम अपने पड़ोस की मस्जिद में 25 लोग जाकर नमाज पढ़ना चाहे तो वो गैर कानूनी हो गया है। ये कहाँ का इंसाफ है मोदी जी? आप अगर इंसाफ कर रहे हैं और आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आपका कोई समझौता हुआ है कोरोना वायरस के साथ कि मैं 5 तारीख के दिन नहीं आने वाला हूँ, 5 तारीख के दिन मैं छुट्टी लिया हुआ हूँ। आप अगर करेंगे तो उसको आप सही ठहराएंगे, आपके जितने भी भक्त हैं वो उसको सही ठहराएंगे। आपको ये नहीं समझता है मोदी जी कि आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कि देश के अंदर अगर कोरोना है तो आपकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ कोरोना 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 होनी चाहिए। इम्तियाज जलील की टाइमलाइन को देख लीजिए। पहले वो उद्धव ठाकरे के बयान को शेयर करते हैं, फिर अपनी 3 लाइन जोड़ देते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। उद्धव ने जो सवाल उठाया उसका जवाब बीजेपी दे रही है, वीएचपी भी दे रही है। वहां पर भूमि पूजन हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया के करोड़ों करोड़ों हिंदू, और केवल हिंदू ही नहीं तो प्रभु श्री राम जी को मानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, इन सभी के मन की भावना ये भूमि पूजन से एक प्रकार से पूर्ण होने वाली है। हम बहुत आनंदित हैं। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर कोरोना के संकट को देखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हमारा हर्ष, हमारा आनंद व्यक्त करेंगे। इतना ही मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। जो बहुत संकोच होता है ये कहने में कि हिंदुत्व के अराउंड जो पार्टी बनी थी, बाला साहब ठाकरे जैसे शेर के नेतृत्व में बनी थी, उसका कितना पतन हो सकता है सत्ता के लिए। राम मंदिर का भूमि पूजन कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। देश इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है। रामलला को टाट से ठाट में लाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जाएगी। देश की चारों दिशाओं से, हर बड़े मंदिर से राम मंदिर के लिए मिट्टी भेजी जा रही है। लेकिन कंट्रोवर्सी मुंबई से, हैदराबाद से शुरू हो गई। राम मंदिर पर पॉलिटिक्स करने वालों को 31 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक नसीहत दी थी। बहुत लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर पर बेवजह सवाल उठाते हैं, अजीब अजीब बातें होती हैं, बिना सोच समझ के सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल भी उठा देते हैं। यकीन मानिए, राम मंदिर हर धर्म के लोगों का है, पूरे हिंदुस्तान का है। और ये बात नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले एक लेख में लिखी थी। इंडिया टीवी के अहमदाबाद ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर करीब 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अनदेखी तस्वीरें हमें भेजी।
नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब केवल एक कार्यकर्ता होते थे, उस दौरान की रेयर तस्वीरें भी देखिए और मोदी की बातें भी सुनिए। 1991 का साल था। जगह दिल्ली का बोट क्लब। जमीन पर बैठकर केशुभाई पटेल के साथ नरेंद्र मोदी वक्ता को बड़े गौर से सुन रहे थे। कड़ी धूप थी, न धूप की परवाह, न गर्मी की परवाह थी तो राम मंदिर की। राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही थी। यही कोई 41 साल के करीब उम्र होगी। विश्वास था, भरोसा था, यकीन था, राम मंदिर बनेगा। ये लगन और त्याग बता रही है कि मन में राम मंदिर की परिकल्पना तैयार हो चुकी है, जिसे राम भक्त नरेंद्र मोदी हकीकत में बदलने जा रहे हैं। राम को लेकर भविष्य की पूरी पिक्चर मोदी के मानस पटल पर अंकित हो चुकी थी। मोदी के राम दर्शन की व्याख्या आपने सुनी नहीं होगी, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से राम काज करीबे को आतुर है। साल 1993 की तस्वीर, रेयर तस्वीर है ये, जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर के सिग्नेचर कैंपेन का बड़ा हिस्सा थे। फरवरी से जून के महीने में मोदी ने पूरे गुजरात की यात्रा की। राम मंदिर के समर्थन में हस्ताक्षर प्रोग्राम में गांव-गांव, शहर-शहर गए। देश भर से करीब राम मंदिर के सपोर्ट में 10 करोड़ का हस्ताक्षर इकट्ठा किया गया और मेमोरेंडम तत्कालीन प्रेसिडेंट को सौंपा गया। मोदी के राम की परिभाषा त्याग और समर्पण भी है। ये दोनों तस्वीरें राम भक्त के भक्ति भाव की बड़ी ही सुंदर व्याख्या कर रही हैं। उन दिनों गुजरात में भाजपा के संगठन महामंत्री होने के नाते जहां एक ओर नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि से के आंदोलन से जुड़े कई कार्यक्रमों को संगठित करने में मुख्य भूमिका अदा की, वहीं दूसरी ओर अपने लेखों और विश्लेषणों से इस आंदोलन के प्रति जनचेतना जगाने का भी प्रयास किया। नरेंद्र मोदी के हृदय में राम मंदिर का क्या स्थान है? मोदी की वाणी से राम नाम के उद्घोष का महत्व क्या है? मोदी के राम दर्शन का तात्पर्य क्या है? इसका जवाब इंडिया टीवी के सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर को 1989 की साधना मैगजीन के दीपावली विशेषांक का एक आर्टिकल मिला। गुजराती में लिखा आर्टिकल नरेंद्र मोदी की राम दर्शन का विशुद्ध प्रमाण है। अपने इस लेख में नरेंद्र मोदी ने राम राज और राम काज की अद्भुत व्याख्या की है। उस वक्त देश में बोफोर्स और राम मंदिर दो सबसे बड़े सियासी मुद्दे थे। दिल में राम मंदिर था और निशाने पर विरोधी। सबसे पहले लेख के शुरुआती अंश को सुनिए। कुछ समय पहले गुजरात के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के मुंह से चिंता के सुर सुनने को मिले थे। आने वाले चुनाव के संदर्भ में बातचीत चल रही थी। काफी भरोसे के साथ उन्होंने कहा, बोफोर्स की तोपों का हमें जरा भी डर नहीं, हम चुनाव में उसे संभाल लेंगे, लेकिन ये रामशिला का हमें काफी डर है। चुनाव कैसा मोड़ देगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोफोर्स और रामशिला की तुलना पर गहरा विरोध जताया था और उस वक्त सीधे कांग्रेस पार्टी से सवाल किया था। बोफोर्स और रामशिला दोनों राष्ट्र जीवन पर कैसे परिणाम देंगी, उसका राजनीतिक असर शायद चुनाव में जय पराजय तक सीमित होगा, लेकिन राष्ट्र जीवन में दोनों की व्यापकता, तीव्रता और दृष्टि के बीच मीलों का अंतर रहेगा, यह निश्चित है। नरेंद्र मोदी आगे अपने आर्टिकल में दोनों घटनाओं का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि बोफोर्स की जो घटना है उसकी वजह से नकारात्मकता जरूर पैदा हुई है शासन के प्रति, राज्य व्यवस्था के प्रति, लेकिन भविष्य में जब इस घटना का स्मरण किया जाएगा तो हो सकता है मूल्यों की वो दुरुस्ती इससे ना मिले, उसकी प्रेरणा इससे ना मिले। लेकिन यदि रामशिला की बात करें तो ये देश की मिट्टी का करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा है उसके मिलन का एक तरह से परिणाम है और इससे जो नकारात्मकता का भाव है वो पैदा नहीं होता है, बल्कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें लोक हृदय में एक तरह से राष्ट्र के प्रति करने का, राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भाव पैदा होता है, राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भाव पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर होगा इन दोनों घटनाओं का यदि मूल्यांकन किया जाए। जो लोग नरेंद्र मोदी की राम भक्ति को सियासत के आईने में देखते हैं, उनको नरेंद्र मोदी के इस विचार को जरूर सुनना चाहिए। 31 साल पहले रामशिलाओं को लेकर कितनी बड़ी बात कही थी। रामशिला सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनेगी। नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा।
ये रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है। कुछ कथित प्रगतिवादी लोगों के मुंह खोल गए हैं। रामशिला केवल राम मंदिर के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वो करोड़ों दिलों की आस्था बन गई है। आजादी के जंग में लोकमान्य तिलक के गणेशोत्सव ने राष्ट्रीय एकता का सिंचन किया था। महात्मा गांधी के चरखे ने सिर्फ आर्थिक आधार देने के बदले चरखे से स्वराज का एक श्रद्धापूर्ण भाव पैदा किया था। उसी तरह आजादी के 5वें दशक में रामशिला राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला बनी है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर का ढांचा नहीं है। राम मंदिर से सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। मोदी के राम का व्यापक अर्थ यही है। इसलिए 31 साल पहले भी राम मंदिर के विरोधियों को अपने एक तर्क से बड़ा ही सटीक जवाब दिया था नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर के प्रश्न पर आलोचना करने वाले प्रगतिवादी बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछना है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण आजादी के तुरंत बाद ना हुआ होता तो क्या होता? ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ होता तो भी करोड़ों लोगों ने सोमनाथ जाना बंद नहीं किया होता। वहां जाकर उसके खंडित अवशेषों को देखकर उनके दिल में गजनी की आक्रमण की कथाएं चीखने लगती। उससे स्वाभाविक रूप से ही रोष पैदा होता। लेकिन आज सोमनाथ के दर्शन करने पर गजनी की विनाश लीला याद नहीं आती है। वहां झलक रहा है सिर्फ भव्य भूतकाल और सरदार के पुरुषार्थ का प्रतिबिंब, जो राष्ट्रीय एकता का पोषक है। नरेंद्र मोदी का राम मंदिर नफरत नहीं है, बल्कि राष्ट्र की भावना है जो दिलों को जोड़ने वाली है। इसलिए राजकाज से पहले रामकाज को आतुर है। उस वक्त सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर लिखा है कि हो सकता है आज राम जन्मभूमि से एकता का भाव पैदा ना होता हो, क्योंकि ये बाबर के आक्रमण का स्मरण करवाता है, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो एक भविष्य के भारत की हमें झांकी देता है, जो एकात्म भारत होगा, जिसमें तोड़ने का संदेश नहीं होगा, जिसमें जोड़ने का संदेश होगा। और राम मंदिर जैसे जो प्रतीक हैं इसके, उनका पुनर्निर्माण तोड़ने का संदेश नहीं देगा, उनका पुनर्निर्माण जो है वो जोड़ने का संदेश देगा। और अब आपको हम बताते हैं कि कंट्रोवर्सी कैसे रोकी जाती है। इसका भी इंतजाम इस बार हो रहा है। अभी मंदिर बना नहीं है और विवाद खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई है। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, इसीलिए इस बार एक बिल्कुल नया आइडिया सोचा गया। मंदिर की नींव के लिए करीब 200 फीट गहरी खुदाई होगी। नींव में 7 पवित्र धामों की मिट्टी, 5 महासागरों का पानी, 5 नदियों का जल होगा। लेकिन साथ में एक और खास चीज होगी, जिसे टाइम कैप्सूल कहा जा रहा है। टाइम कैप्सूल को राम मंदिर के नीचे रखने की जरूरत क्यों पड़ी है, वो समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया खत्म भी हो जाएगी तो राम मंदिर जिंदा रहेगा। प्रलय भी आएगा तो राम मंदिर का वजूद रहेगा। अमर हो जाएगा राम और राम मंदिर का इतिहास। राम मंदिर के साक्ष्यों का सॉलिड मैकेनिज्म तैयार हो गया है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट ने राम के अस्तित्व और इतिहास को 200 फीट पाताल में सुरक्षित रखने का फैसला किया है, जो टाइम कैप्सूल की शक्ल में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे। उसे समझने के लिए आपको ये एनिमेशन देखना होगा, जिससे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। राम मंदिर का कालपात्र, 200 फीट की राम मंदिर की नींव। नींव में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। ताम्रपत्र से बना होगा टाइम कैप्सूल। राम मंदिर का इतिहास लिखा होगा। राम से जुड़ी निशानियां रखी जाएंगी। हजारों साल बाद भी सबूत सुरक्षित। सामान्यतः होता ऐसा है कि जब कोई भी ऐतिहासिक काम होता है तो उसके इतिहास को भविष्य में संकलित किया कैसे जाए, उसके दृष्टिकोण से उसमें राम जन्मभूमि से संबंधित सारे विषयों को डाल करके, और जिस लेवल पर नींव होगा, मैंने 2000 फीट नीचे से नींव की खुदाई, 2000 नहीं 200 फीट नीचे से नींव की खुदाई हो रही है। तो 200 फीट नीचे पे वो ताम्र पात्र पर लिख करके डाला जाएगा। क्या लिखा होगा उसमें? अब क्या लिखा होगा वो तो सारे लोग बैठेंगे, वो तो विद्वत जन का काम है कि क्या लिखा जाए, ताकि उस समय कम शब्दों में अधिक बात की अभिव्यक्ति हो जाए।
टाइम कैप्सूल के आइडिया के पीछे जो तर्क सामने आया है वो है राम मंदिर की खुदाई के साक्ष्य। ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि अगर 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर बनाने वालों ने भी अगर शिलालेखों में इतिहास को सुरक्षित नहीं रखा होता तो राम मंदिर के प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाते। शिलालेख कैप्सूल की तरह है जिसकी वजह से यह सिद्ध किया जा सका कि राम जन्मभूमि यही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। टाइम कैप्सूल का भी एक पूरा मैकेनिज्म है जिसे समझिए। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। यह हर तरह के मौसम का सामना कर सकता है। आमतौर पर भविष्य में लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पुरातत्वविदों या इतिहासकारों को स्टडी में मदद मिलती है। 30 नवंबर 2017 को स्पेन के बारगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल निकला था। यह ईसा मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के भीतर 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारियां थी। दुनिया भर में टाइम कैप्सूल के कई उदाहरण मिल जाएंगे। राम मंदिर के टाइम कैप्सूल से पहले 1973 में लाल किले में एक टाइम कैप्सूल रखा गया था जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखवाया था, जो अपने नए प्रयोग से कहीं ज्यादा विवादों के लिए चर्चा में रहा। 15 अगस्त 1973 को इंदिरा गांधी ने टाइम कैप्सूल रखवाया। लाल किले में जमीन में 32 फीट नीचे रखा गया। टाइम कैप्सूल का नाम काल पात्र रखा गया था। कांग्रेस और विपक्ष के बीच सियासी मुद्दा बना था। चुनाव में विपक्ष ने वादा किया, सत्ता में आए तो निकालेंगे टाइम मशीन। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने टाइम कैप्सूल को निकाला। जनता पार्टी की सरकार ने कैप्सूल के रहस्य को उजागर नहीं किया। आरोप लगे कि कांग्रेस पार्टी ने कैप्सूल में इंदिरा नेहरू का गुणगान लिखा था, लेकिन असल कहानी क्या थी, रहस्यकार रहस्य बनी रही। लेकिन राम मंदिर के टाइम कैप्सूल में संदेश साफ है। 200 फीट नींव के साथ भगवान राम और राम मंदिर का इतिहास कैप्सूल में रखा जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भगवान के राम अस्तित्व का सबसे सॉलिड प्रमाण होगा। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद गोरखपुर से एक मासूम के अपहरण और मर्डर की दिल दहला देने वाली खबर। उससे पहले देखिए आज का ओ माय गॉड।